गाइस, दिस इज आकाश त्यागी अगेन, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। आज हम डे थर्ड पे पहुंच चुके हैं, लेक्चर नंबर थर्ड, परसेंटेज कंपोजिशन एंड इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। यार यहां तक हमने अपने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन खत्म कर लिए हैं, सारे न्यूमेरिकल्स लगा लिए हैं, और उसके बाद में हमने आगे मोल कंसेप्ट कंप्लीट कर लिया है, कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक मास कंप्लीट कर लिया और एएमयू का भी कंसेप्ट हमने कर लिया लास्ट क्लास में। चलिए यार, तो आज थर्ड लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं पर्टिकुलरली परसेंटेज कंपोजिशन एंड इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, दोनों टॉपिक को एक बार में खत्म करेंगे। और अगर तुम्हें पता होगा कि इन चैप्टर्स में न्यूमेरिकल्स ज्यादा हैं, तो आज की क्लास में हमारा जो मेन फोकस होने वाला है वो न्यूमेरिकल सॉल्विंग पे होने वाला है कि इसके न्यूमेरिकल्स परसेंटेज कंपोजिशन के फिर इंपेरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला के किस तरीके से पीवाईक्यूज में आए हुए हैं और कैसे इनको सॉल्व करना है, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट इसमें ज्यादा कुछ होता नहीं है। चलिए यार, तो शुरू करते हैं परसेंटेज कंपोजिशन से। ओके, लेट्स स्टार्ट इट। सो यार, सबसे पहले समझ लो परसेंटेज कंपोजिशन होता क्या है ना। परसेंटेज कंपोजिशन होता क्या, तो सपोज करो मेरे पास कोई भी एक कंपाउंड है, ठीक है, लेट इट बी X2Y3। इस पूरे कंपाउंड में द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ X इंडिविजुअली और द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ Y इंडिविजुअली इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इज टर्म्ड एज द परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट। ठीक है, क्या मतलब इस बात का, अगर मैं लिखूं इसको, सो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एन एलिमेंट of an element can be defined as the individual composition of each element present in that compound in terms of mass percentage। डन है बात, क्लियर है, ठीक है। सो परसेंटेज कंपोजिशन क्या है यार, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एन एलिमेंट, हर एक एलिमेंट की, कैन बी डिफाइंड एज द इंडिविजुअल कंपोजिशन, इंडिविजुअल अमाउंट ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन दैट कंपाउंड इन टर्म्स ऑफ मास परसेंटेज। फॉर एग्जांपल, अगर कोई मुझे ये बता दे कि यार इस कंपाउंड का ओवरऑल मास, अगर कोई मुझे बोल दे कि यार मॉलिक्यूलर मास इस कंपाउंड का है, लेट इट बी 100, और कोई मुझसे बोल दे कि यार इस मॉलिक्यूलर मास तो इसका ये है और एटॉमिक मास ऑफ X मेरे पास है कितना, लेट इट बी 20। सो मैं कैसे निकाल सकता हूं परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ X। सो आई विल से कि यार 20X है, 2X है, डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाइड बाय 100। ये सबसे सिंपलेस्ट तरीका है, लेकिन इस पे जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ बातें बता देता हूं। अब जरा मेरी बात को ध्यान समझना। जब भी मैं मास की परसेंटेज कंपोजिशन निकाल रहा हूं, तो तुम ये बोलोगे कि सर हर एक केस में ना, अगर मुझे किसी की भी परसेंटेज निकाल रखी हो तो मुझे टोटल वेट पता होना चाहिए, है ना, टोटल वेट पता होना चाहिए। और जिस एलिमेंट का मैं परसेंटेज निकालना चाहता हूं, गिवन वेट ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट मुझे पता होना चाहिए, तब जाके मैं उसकी परसेंटेज कंपोजिशन को निकाल सकता हूं, हाँ या ना भाई। गिवन वेट मिलना चाहिए और टोटल वेट मिलना चाहिए, तो मैं गिवन अपॉन टोटल मल्टीप्लाइड बाय 100 करके आंसर निकाल लूंगा। बट अगर तुम फॉर्मूला देखोगे अपनी बुक्स में, तो तुम्हें एक फॉर्मूला दिया होता है परसेंटेज कंपोजिशन निकालने का। वो फॉर्मूला क्या है कि परसेंटेज कंपोजिशन किसी भी एलिमेंट की अगर निकालना चाहते हो तो सिंपली एक काम करो, एटॉमिक मास लिखो ऑफ दैट एलिमेंट, डिवाइड कर दो मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड से, मल्टीप्लाई कर दो इसको 100 से। अब सवाल ये आता है कि सर यही फॉर्मूला क्यों आया, मतलब ये फॉर्मूला आया कहां से, है ना, ये फॉर्मूला क्यों आया, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास यहां पे कहां से आ गए। अब जरा मेरी बात को ध्यान से समझो बच्चों, एक बात बहुत ध्यान से। जब हम परसेंटेज निकालते हैं बच्चों, तो परसेंटेज अगर मैं एक मुट्ठी भर कुछ कंपाउंड लूंगा और मैं उसमें परसेंटेज देखूंगा कि इस एटम की कितनी है, तो वो जो परसेंटेज होगी वो इक्वल होगी अगर मैं उसी अमाउंट को 2 मुट्ठी में लूंगा, क्योंकि परसेंटेज कभी चेंज नहीं होती। परसेंटेज इज अ रेशियो,
इट इज अ रेशियो ऑफ मास मल्टीप्लाइड बाय द 100। बात समझ में आ रही है? तो परसेंटेज क्योंकि एक रेशियो है, ये अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता, इट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ये कभी भी अमाउंट पे डिपेंड करेगी ही नहीं। आप छोटा अमाउंट लोगे परसेंटेज सेम आएगी, आप बड़ा अमाउंट लोगे परसेंटेज सेम आएगी। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं किसी कंपाउंड की परसेंटेज रेंडमली निकालूं या फिर उसकी परसेंटेज 1 मोल ऑफ द कंपाउंड पे निकालूं, तो आंसर मेरा सिंपल है कि सेम ही आएगा। अब क्योंकि 1 मोल की सारी वैल्यूज मुझे याद है, मुझे हर किसी एलिमेंट का मास 1 मोल पे याद है, जिसको मैं मोलर मास या एटॉमिक मास कहता हूं या मॉलिक्यूलर मास कहता हूं। तो परसेंटेज निकालना तो बिना किसी वैल्यू गिवन के भी पॉसिबल है। मतलब अगर क्वेश्चन मुझे टोटल वेट ना भी दे, मुझे उस एलिमेंट का गिवन वेट ना भी दे, तब भी क्या मैं परसेंटेज निकाल सकता हूं? आंसर है हां। सर कैसे? आ जाओ। मान लो किसी ने मुझसे बोल दिया, किसी ने मुझे क्वेश्चन दिया कि यार कैलकुलेट करो। क्या क्वेश्चन दिया? कि कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड, और मुझे कोई वैल्यू नहीं दी। तो इसमें कोई रोने वाली बात थोड़ा ना है कि अरे मुझे तो क्वेश्चन में वैल्यू नहीं दी, मैं कैसे करूंगा इस क्वेश्चन को। ये सिंपल सी बात है, जो परसेंटेज गिवन किसी भी गिवन वैल्यू पे होगी, वही परसेंटेज 1 मोल पे भी होगी। और 1 मोल के हर एक वेट को आप जानते हो। कैसे जानते हो? तो आप बोलोगे यार परसेंटेज ऑफ कार्बन अगर मैं निकालना चाहता हूं तो ऊपर लिख दूंगा एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, क्योंकि एक ही कार्बन है। एक बार लिखूंगा, मल्टीपल होते तो मल्टीपल बार लिखता। फॉर एग्जांपल 2 कार्बन डाइऑक्साइड होते, फॉर एग्जांपल अभी दूंगा मैं यहां पे एटॉमिक मास ऑफ कार्बन लिख दिया आपने, नीचे लिख दो मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 लिख दिया मल्टीप्लाइड बाय 100। अब यहां से आप लिखोगे 12/44 मल्टीप्लाई बाय 100, आपका आंसर आ गया हाँ या ना? निकल जाएगा, कोई समस्या नहीं सर। लेकिन अगर आपको यहीं पे परसेंटेज कंपोजिशन पूछी होती किसकी? ऑक्सीजन की, तो उसमें आपको एक ध्यान देना पड़ता कि ऑक्सीजन 2 हैं, तो 2 एटॉमिक मास का कंट्रीब्यूशन होगा ऑक्सीजन में, है ना? तो आप लिखोगे 2 मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, और नीचे फिर से मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2, है ना, मल्टीप्लाइड बाय 100। ये हो जाएगा आपका कितना? 2 मल्टीप्लाई बाय 16 अपॉन में 44 इंटू में 100। आप इसको सॉल्व कर लोगे, बोलो हाँ है ना? समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही? जल्दी ध्यान से देख लो। तो इससे मुझे ये बात समझ में आ जाती है कि परसेंटेज कंपोजिशन निकालने के लिए मुझे हमेशा गिवन वेट ऑफ द कंपाउंड या फिर गिवन वेट ऑफ द एलिमेंट की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि परसेंटेज नेवर चेंजेस। परसेंटेज नेवर चेंजेस, वो किसी गिवन वेट पे भी उतनी आएगी जितनी की 1 मोल के लिए आएगी। तो इसलिए हमेशा हम इस फॉर्मूले को साक्षी मानते हुए सारे क्वेश्चंस को ऐसे ही सॉल्व कर देते हैं और हमारा आंसर आ जाता है। चलिए इसी के बेसिस पे क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या है यहां पे जरा ध्यान से पढ़ लो। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि यार कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट। अब इसने किसी एटम की नहीं बोली आपसे, तो आप सब एटम की निकाल के दे दोगे यहां पे, ठीक है? तो कैल्शियम नाइट्रेट क्या होता है? CaNO3 का ट्वाइस, ठीक है? तो सबसे पहले आप निकाल दो परसेंटेज ऑफ कैल्शियम। तो आप बोलोगे कैल्शियम का मास ऊपर विच इज 40, टोटल का मास एक बार में निकाल लो। आपके पास एक कैल्शियम है, 2 नाइट्रोजन है, 6 ऑक्सीजन है, यानी कि 40 यानी कि 56, ओके नॉट 56, 28, ओके यानी 16 6 96 विच इज इक्वल्स टू व्हाट? ये हो जाएगा तुम्हारा 164, ठीक है, ग्राम पर मोल, बिकॉज दिस इज अ मॉलिक्यूलर वेट विच इज इक्विवेलेंट टू द मास ऑफ 1 मोल। क्लियर है यार यहां तक सभी को? ठीक है ना? चलिए तो 164 मल्टीप्लाइड बाय 100 के कैल्शियम निकल जाएगा। यस सर। अब ऐसे ही मुझे नाइट्रोजन का अगर निकालना है तो कैसे निकालूंगा? 2 मल्टीप्लाई नाइट्रोजन का मास टोटल 164 मल्टीप्लाइड बाय 100 निकल जाएगा, निकल जाएगा। ऐसे ही अगर मैं बात करूं किसकी? ऐसे ही अगर मैं बात करूं तुम्हारे ऑक्सीजन की, तो यहां पे भी आप सेम करोगे, 6 मल्टीप्लाई ऑक्सीजन का मास डिवाइडेड बाय 164 इंटू 100 निकल जाएगा। क्लियर है सब, है ना? सारी वैल्यूज आ जाएंगी परसेंटेज कंपोजिशन की। चलिए अब इसी परसेंटेज कंपोजिशन में एक और प्रोफाइल आती है क्वेश्चन की, जहां पे आपसे देखो क्या पूछता है। क्वेश्चन है कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन
इन 150 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए ठीक है, हमसे पूछा है अगर मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड 150 ग्राम है तो बताओ कार्बन कितना है। अब एक बात मुझे ध्यान से सोच के बताना, क्या अभी तक हम ऑलरेडी लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पढ़ चुके हैं? जी हां, पढ़ चुके हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर 1 मोल के लिए जो रेशियो है या फिर जो परसेंटेज कंपोजिशन है कार्बन के लिए, अगर वो एक बार आपने निकाल ली, क्या वो हर बार के लिए एप्लीकेबल हो जाएगी? क्योंकि ये कभी चेंज ही नहीं होगा, और अगेन परसेंटेज कभी चेंज नहीं होती, ना कभी कांस्टेंट प्रोपोर्शन चेंज होता। इसका मतलब यह हुआ कि मैं काम करता हूं, सबसे पहले मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में एक यूनिटरी मेथड से ये बोलता हूं कि यार देखो, ध्यान से देखो कि जब मैं 12 ग्राम कार्बन लेता हूं, 12 ग्राम कार्बन लेता हूं, तब 44 ग्राम होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। यस सर, ठीक है। अभी मेरे पास 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड ना होकर 150 ग्राम है, तो पहले यूनिटरी मेथड से इसको सॉल्व कर लो। 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कितना कार्बन होगा? ये हो गया, क्योंकि ये कट के 1 आ जाएगा। और फिर यहां मल्टीप्लाई कर दो 150 से, जो यहां करोगे वो वहां भी करना पड़ेगा। तो 150 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में आपके पास कितना कार्बन होगा, ये आपने निकाल लिया। यही आंसर है। इसको सॉल्व करने का एक और तरीका बताता हूं। आप एक काम करिए, परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालिए। क्या आ जाएगा आपका? 12/44 इंटू में 100। ठीक है। अब ये जो परसेंटेज ऑफ कार्बन है ये हमेशा मेंटेन होगा, हाँ या ना? ठीक है। अब किस परसेंटेज की वैल्यू कितनी आएगी, जरा एक बार चेक कर लेते हैं कितनी वैल्यू आएगी इस परसेंटेज की मेरी। एक बार चेक करते हैं। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, इट इज 1200 डिवाइडेड बाय 44, तो परसेंटेज है मेरा 27.27%। कितना आ रहा है? 27.27%। मतलब कि टोटल का इतना परसेंट कार्बन है। अब मेरे पास टोटल कितना हो गया? 150। तो 150 का अगर मैं 27.7% निकाल दूं तो क्या मेरा कार्बन की वैल्यू आ जाएगी? आ जाएगी कि नहीं आएगी? जरा सॉल्व कर लेते हैं कितनी आएगी। तो जरा ध्यान से देखना कितनी वैल्यू आ रही है यहाँ पे। ये आ रहा है तुम्हारा 150 मल्टीप्लाई 27.27 डिवाइडेड बाय 100 विच इज इक्विवेलेंट टू 40.9। ठीक है, यानी कि 41 मान लेते हैं, 40 ग्राम ऑफ कार्बन। यहां से भी सॉल्व करोगे तो 40 ग्राम ऑफ कार्बन ही आने वाला है। जल्दी से मुझे बताओ, क्या यहां तक कोई भी समस्या है? दोनों प्रोफाइल के क्वेश्चंस को लगा सकते हो, हाँ या ना? अगर लगा सकते हो तो अब एक काम करो, अगर तुम्हें कंसेप्ट पूरा समझ में आ गया है तो वीडियो को पॉज करना और अगला क्वेश्चन ट्राई करना। ठीक है, नहीं हो पाएगा तो फिर से ऑन कर लेना वीडियो को और देखना कि मैंने किस तरीके से इस क्वेश्चन को किया है। चलो पॉज कर लो, तब तक मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। ओके, क्वेश्चन मुझे दिया हुआ है, इट इज फाउंड दैट इतना मेटल कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ इतना मेटल ऑक्साइड देने के लिए। ओके, तो मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ मेटल ऑक्साइड देने के लिए। मेटल था 16.5 ग्राम और मेटल ऑक्साइड हो गई 35.60 ग्राम। डन, बात सही है। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ मेटल एंड ऑक्सीजन इन द कंपाउंड। इस मेटल के अंदर, मतलब कि यहां पे इस कंपाउंड में परसेंटेज ऑफ मेटल और ऑक्सीजन निकालना है। अब देखो जरा ध्यान से, यहां पे आपको वो 1 मोल के लेने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि यहां पे आपको टोटल दे दिया भाई, मेटल ऑक्साइड का टोटल आपको दे दिया और खाली मेटल का गिवन भी दे दिया। बताओ, तो आप डायरेक्टली यहां पे परसेंटेज ऑफ मेटल निकालने के लिए मेटल का गिवन ले लोगे, डिवाइडेड बाय टोटल ले लोगे, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दोगे, परसेंटेज ऑफ मेटल आ गई। अब आप बोलोगे सर ऑक्सीजन की तो दी नहीं है गिवन, अब क्या करूं ऑक्सीजन के लिए? यार मेटल ऑक्साइड में 100% मेटल ऑक्साइड है। अगर आपकी परसेंटेज मेटल की आ गई है तो ऑक्सीजन की निकालने के लिए क्या करेंगे? 100 में से माइनस कर देंगे परसेंटेज ऑफ मेटल। सही बात है। या फिर आप एक और तरीका कर सकते हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से 35.60 में से माइनस करके 16.5 को ऑक्सीजन की वैल्यू निकाल सकते हो और उसमें भी यही तरीका लगा सकते हो, हाँ या ना? सही बात है, जल्दी बताओ। चलो तो अच्छा, अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया, अच्छा वैल्यू एक बार निकाल लेते हैं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर आपने वैल्यू नहीं निकाली, फिर तो मैं कंफ्यूज रह गया, वैल्यू भी निकाल दिया करो। चलो, अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं बच्चों तो ये वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी समथिंग अराउंड 46.34। ठीक है, और अगर ये 46.34 है तो ये आ जाएगा आपका 50 कितना
3.66। क्लियर है? ठीक है ना? तो ये दोनों की परसेंटेज आपकी आ जाएंगी। यहां तक हमारा क्वेश्चन होता है समाप्त। आइए अगला सवाल। अगर अब भी पूरा टॉपिक समझ में आ गया है इस क्वेश्चन के बाद, तो अगले क्वेश्चन को फिर से एक काम करिए। क्या करिए? स्टॉप करिए और इस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करिए। चलिए जी, तब तक मैं भी करता हूं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में बच्चों बोला हुआ है, ऑन एनालिसिस ऑफ एन इम्प्योर सैंपल ऑफ सोडियम क्लोराइड। आपके पास एक इम्प्योर सैंपल है सोडियम क्लोराइड का, ठीक है? इस इम्प्योर सैंपल में परसेंटेज ऑफ क्लोरीन आपको दे दी 45.5। ये इम्प्योर सैंपल है NaCl के, यहां पे इतनी परसेंटेज आपको क्लोरीन की। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्योर सोडियम क्लोराइड इन द गिवन सैंपल? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्योर सोडियम क्लोराइड इन द गिवन सैंपल? इस गिवन सैंपल में प्योर सोडियम क्लोराइड कितना है आपको यह बताना है, ठीक है? ओके, अब एक काम देखो जरा ध्यान से, आप देखना। कंसीडर करो कि इम्प्योर सैंपल तो ये यहां पे है, मान लिया। अगर मेरे पास प्योर सैंपल होता तब क्या होता? जरा प्योर सैंपल को कंसीडर कर लो। अगर मैं प्योर सैंपल को ध्यान से देखूं तो प्योर सैंपल में परसेंटेज ऑफ क्लोरीन निकालना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। क्यों भाई? प्योर सैंपल ऑफ NaCl में खाली NaCl होगा। क्लोरीन का गिवन मास हो गया 35.5, टोटल हो गया यहाँ पे NaCl का 58.5 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यहां से आपने परसेंटेज ऑफ क्लोरीन निकाल दिया प्योर सैंपल में, ठीक है? कितना आएगा आपका? ये आएगा आपका 35.5 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 58.5। कितना आ रहा है? 60.6 आ रहा है। 60.6 आ रहा है। अच्छा, अब अगर ये सैंपल प्योर होता, अगर ये सैंपल प्योर होता तो इतनी क्लोरीन होती, और इम्प्योर है तो इतनी है। हमसे तो ये पूछा है कि इम्प्योर वाले पार्ट में सोडियम क्लोराइड कितना है। बात समझ में आ रही है? इम्प्योर वाले पार्ट में सोडियम क्लोराइड कितना है। अब एक दिमाग लगाओ, जितनी परसेंटेज प्योरिटी क्लोरीन की है सैंपल में उतनी ही NaCl की होगी, क्योंकि एक क्लोरीन के लिए एक NaCl है। तो अगर मैं बोल दूं कि यार ये देख लो कि इम्प्योर वाले में क्लोरीन कितना है, तो वो निकालते हैं। ऐसा कैसे निकाल सकता हूं? परसेंटेज प्योरिटी एक सेकेंड, परसेंटेज प्योरिटी ऑफ क्लोरीन। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो प्योर में ये कितना है, सॉरी इम्प्योर में ये कितना है? 45.5। जब प्योर होता तब कितना होता? इतना। तो ये कितना प्योर है, मतलब NaCl जो आपको यहां पे दिया हुआ है ये कितना प्योर है, जरा वो निकाल लेते हैं। अब अगर मैं इसको निकालूं 45.5 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 60.6, तो मेरे पास आ गया 75%। इसका कहने का मतलब ये है, ध्यान से देखना कि इस पूरे के पूरे सैंपल में क्या है? ये जो पूरा का पूरा सैंपल है 75% प्योर है। क्या है? 75% प्योर है, क्योंकि क्लोरीन यहां पे केवल 75% प्योर है। दिमाग लगाओ, प्योर होने पे क्लोरीन इतनी होती है, इंप्योर होने पे इतनी है। इसका मतलब है इंप्योरिटी की वजह से क्लोरीन का जो परसेंटेज है वो घट गया। कॉमन सेंस। अब जितनी प्योर क्लोरीन होगी, जितना प्योरिटी क्लोरीन का होगा उतना ही प्योरिटी NaCl का होगा, मतलब उतना ही NaCl होगा। तो प्योरिटी ऑफ क्लोरीन इज 75%, मतलब कि इस सैंपल में 75% ही है क्लोरीन, है ना? क्योंकि जब 100% होता तो 60.6 होता। अगर ये 75% है तो NaCl भी 75% है, क्योंकि एक NaCl मतलब एक क्लोरीन। तो क्वेश्चन यहां से हो जाता है हमारा खत्म, आंसर आ जाएगा 75%। चलिए यार, ये था हमारा परसेंटेज कंपोजिशन का पूरा कंसेप्ट। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा, ठीक है? इस क्लास के बाद मैं तुम्हारे कम्युनिटी पोस्ट में एक शीट भी डाल दूंगा, यहां तक के लिए जितना भी हमने कर लिया, एक कंप्लीट शीट तुम्हें मिल जाएगी जिसको तुम्हें सॉल्व करना है अपनी अगली क्लास तक। चलो अब ध्यान से देख लेते हैं कुछ और क्वेश्चन भी परसेंटेज कंपोजिशन के। आ जाओ, एक दो क्वेश्चन और डाले हैं प्रीवियस ईयर के। अगला सवाल अगर समझ में आ गया तो फिर से एक बार पॉज कर लो और फिर से क्वेश्चन करने का कोशिश करो। अ गैस मिक्सचर कंटेन्स इतने हीलियम एंड इतने मीथेन बाय वॉल्यूम, व्हाट इज द परसेंट बाय मास ऑफ मीथेन इन द मिक्सचर? मैक्सिमम बच्चे इसको सी लगा के आ जाते हैं कि अरे यार क्या बात कर रहे हो सर, वॉल्यूम की परसेंटेज अगर 50 है तो मास की भी तो 50 होगी, जबकि ऐसा नहीं है। जरा मेरी बात को समझना। हमें
किसी भी पॉइंट पे ये अभी तक नहीं बताया गया कि वॉल्यूम मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कि अगर आप वॉल्यूम बढ़ाओगे तो मास भी बढ़ेगा, है ना, जबकि ये क्योंकि एक्चुअली में ये रियलिटी में पॉसिबल नहीं है। लेकिन हमें एक लॉ पढ़ाया गया है जिसमें हमसे ये बोला गया है साफ साफ कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स के। कौन सा लॉ है वो है आपका गे-ल्यूसैक्स लॉ। गे-ल्यूसैक्स लॉ में साफ साफ कहा गया है कि गैसेस के केस में आप नंबर ऑफ मोल्स को रिप्लेस कर देते हो किससे? वॉल्यूम से। इसका मतलब है नंबर ऑफ मोल्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। इसका मतलब है कि अगर इनका रेशियो 50-50% है वॉल्यूम के लिए, तो इनका रेशियो 50-50% ही होगा नंबर ऑफ मोल्स के लिए। अगर नंबर ऑफ मोल्स के लिए 50-50% है, तो मैं अगर ये कह दूं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम 1 है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन भी 1 ही होंगे। बोलो हाँ या ना? क्योंकि ये परसेंटेज है, तो 1-1 के लिए भी परसेंटेज मेंटेन है, 2-2 के लिए भी परसेंटेज मेंटेन है, तो मैं कुछ भी मान सकता हूं। और क्योंकि मुझे निकालनी भी परसेंटेज है, तो मुझे एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत ही नहीं है। मतलब तुम सोचने लगोगे कि यहां पे 50% दे रखा है, 50% में 5 मोल भी तो हो सकते हैं, 5 और 5 भी तो हो सकते हैं। मेरे लाल, हमें फाइनली परसेंटेज निकालनी है, तो अगर मैं 5-5 लेके करूंगा तो भी परसेंटेज सेम आएगी, मैं 1-1 लेके कर रहा हूं तो भी परसेंटेज सेम आएगी। परसेंटेज नेवर चेंजेस बिकॉज इट इज द रेशियो। क्लियर है ना? ध्यान देना, रेशियो की जब बात हो रही होती है ना, तो हमेशा वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाती है। तो फिर आप अमाउंट कितना भी ले सकते हो अपने स्वाद अनुसार, है ना, जो आपको आसान लगे। तो मुझे 1-1 आसान लगेगा। अब ध्यान से देखना क्या होगा। व्हाट इज द परसेंटेज बाय मास ऑफ मीथेन इन द मिक्सचर? अच्छा, 1 मोल ऑफ हीलियम का मास है 4 ग्राम और 1 मोल ऑफ मीथेन का मास है 16 ग्राम। मुझसे पूछा गया है परसेंटेज, व्हाट इज द परसेंटेज बाय मास ऑफ मीथेन। तो मीथेन का मास ऊपर रख देता हूं, टोटल का मास नीचे रख देता हूं, मल्टीप्लाइड बाय 100। बच्चों आ गया 80%। तो बाय मास बाय वॉल्यूम जो परसेंटेज 50 थी हीलियम की, बाय मास वो परसेंटेज 80 हो गई। अब बहुत सारे बच्चे पूछ सकते हैं सर ऐसा हुआ क्यों? प्रैक्टिकली समझाओ इस बात को। देखो प्रैक्टिकली बहुत सिंपल है, ठीक है। आप 1 मोल को 1 वॉल्यूम लिख सकते हो, लेकिन क्या उस 1 वॉल्यूम 1 मोल में इक्वल वेट रहेगा? नहीं, क्योंकि हर एक एटम का डिफरेंट वेट हो सकता है। कार्बन का वेट डिफरेंट है। समझ में आ रही है बात भाई? जब हम एटॉमिक मास कहते हैं तो हम कहते हैं तो सबके लिए 1 मोल है, लेकिन मास तो डिफरेंट हो सकता है ना, इसीलिए। चलिए, तो 80% आ गया, सी इज द करेक्ट आंसर। इसको 0.3 को इग्नोर करना है, फिर 0.00 ही हो गए, ठीक है ना, 3 का कोई मतलब नहीं है। अगला सवाल, अगला सवाल इसी बेसिस पे, अगर कंसेप्ट समझ में आ गया तो फिर से पोज पे उसको करने की कोशिश करो, अदरवाइज देखना कैसे किया। द एटॉमिक कंपोजिशन ऑफ द एंटायर यूनिवर्स। मेरे पास एक एंटायर यूनिवर्स है जिसमें मैं ये बता रहा हूं कि मेरी जो एटॉमिक कंपोजिशन है वो ये है कि 93% एटम तो हैं हाइड्रोजन के और 7% एटम है हीलियम के। अब मुझे परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन बतानी है, लेकिन बाय मास। अब ये दे रखा है बाय एटम की परसेंटेज बाय मास का बताना है, और मैं अभी बता के हटाऊं कि एटम्स इक्वल हो सकते हैं। 1 मोल में एटम इक्वल होते हैं लेकिन मास इक्वल नहीं होता। तो आप ये नहीं कह सकते कि अगर 93% एटम है तो बाय मास हाइड्रोजन 93% ही होगा। कैसे निकालेंगे इस चीज को, ध्यान से देखना। सपोज कर लेते हैं कि अभी के लिए मेरे इस यूनिवर्स में 100 एटम है, परसेंटेज दे रखी है, मैं कुछ भी मान सकता हूं, हर परसेंटेज पे वैल्यू तो सेम ही बनी रहेगी। 100 एटम है, उन 100 एटम में से हाइड्रोजन का मास कितना है? हाइड्रोजन का कॉन्ट्रीब्यूशन 93 है, और हीलियम का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है? 28 है। निकाल दो परसेंटेज, आसान हो गया। मास ऑफ हाइड्रोजन ऊपर, टोटल का नीचे कर दो, कितना हो जाएगा टोटल का? 121 मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दो, देख लो कितना आएगा। समझ में आ रही है बात? नहीं समझ में आ रही है? हो जाएगा, है ना। 9300 डिवाइडेड बाय 121, मेरा आंसर आ जाएगा 76.85%, यानी कि 77%। क्या बातें समझ में आ रही है? हाँ या ना? क्लियर है यार? ठीक है, चलिए। तो यहां तक हमने कर दिया अपना कंप्लीट परसेंटेज कंपोजिशन को। इन क्वेश्चंस को रिपीट करो। अगर इनकेस किसी भी प्राणी को, कोई भी ऐसा बालक है जो कह रहा है कि सर मुझे इन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है, या फिर मुझे एक अच्छी प्रैक्टिस चाहिए जहां पे आप सारे के सारे क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस करवाओगे, एक ऐसी क्लास भी लगा दो, तो मैं बिल्कुल लगा दूंगा। कमेंट सेक्शन में मुझे बताते रहो कि तुम्हें किस चीज की रिक्वायरमेंट है, कहां तुम फंस रहे हो, कहां तुम अच्छा कर रहे हो, है ना। क्योंकि तभी हम इस जर्नी को एट द एंड ले जाके वहां पे खत्म कर पाएंगे, और तभी हम एक बेटर रिजल्ट लेके आ पाएंगे नीट 2024 के लिए। चल, अच्छा, एक और क्वेश्चन है भाई, एक और क्वेश्चन है परसेंटेज कंपोजिशन का ही। मैं भूल जाता हूं कि मैंने कितने क्वेश्चन रखे हुए हैं। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है। विच पेयर ऑफ स्पीसीज हैज सेम परसेंटेज ऑफ कार्बन? आपको हर एक ऑप्शन में 2-2 स्पीसीज दे रखी हैं, आपको बताना है किस केस में परसेंटेज ऑफ कार्बन इज सेम। पहले वाले को चेक करते हैं। पहले वाले में अगर आप चेक करोगे, एक काम करो, डायरेक्टली सॉल्व करने मत लग जाओ, पहले एटम गिन लो एक बार। पहले वाले केस में 2 एटम है कार्बन के,
4 एटम है हाइड्रोजन के और 2 एटम है ऑक्सीजन के। दूसरे वाले केस में 6 हाइड्रोजन के 6 कार्बन के, 12 हाइड्रोजन के और 6 ऑक्सीजन के। अगर आप पहले वाले में परसेंटेज निकालोगे तो आप लिखोगे 2 ऑफ कार्बन, नीचे लिखोगे 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन प्लस 2 ऑक्सीजन मल्टीप्लाइड बाय 100। अगर आप नीचे वाले को, इस साइड वाले को लिखोगे तो आप लिखोगे 6 कार्बन का 6 कार्बन का वेट, नीचे लिखोगे 6 कार्बन प्लस में 12 हाइड्रोजन प्लस में 6 ऑक्सीजन मल्टीप्लाइड बाय 100। अगर आप ध्यान से देखो एक कॉमन चीज क्या, आप ऊपर नीचे सब कुछ कॉमन ले लो, ऊपर से आप 2 कॉमन ले लो तो अब ये बच जाएगा C अपॉन में C प्लस में 2H प्लस में O मल्टीप्लाइड बाय 100। क्योंकि रेशो निकालो तो कॉमन ले सकते हो, यहाँ पे भी आप कॉमन ले लो 6, तो ये बचेगा 6 प्लस 2H प्लस में O। ध्यान से देखो परसेंटेज का इक्वल आएगी, पहले ही केस में इक्वल बन गई। फाइंड मत करने लग जाना, कभी हर उसमें फाइंड करने लग जाओ, पहले केस में इक्वल बन जा रही है, आंसर ये लगाओ, आगे बढ़ो। क्लियर है? चलो तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो आता है वो आता है इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इंपेरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को समझने के लिए पहले समझना पड़ेगा ये होते क्या है ना। व्हाट इज इंपेरिकल फॉर्मूला, व्हाट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, चलिए समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इंपेरिकल फॉर्मूला होता क्या, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है। इट इज द और इट रिप्रेजेंट्स द सिंपलेस्ट relative whole number ratio of atoms of each element present in a compound। क्लियर है सर? समझ में नहीं आया, आइए समझाता हूं। आप जितने भी कंपाउंड्स को जानते हो जरा उनको लिख लो यहां पे, जैसे कि CO2, C2H2, ठीक है, उसके बाद C6H12O6, ठीक है, उसके बाद तुम्हारा और कौन सा लिख लो, बहुत सारे हैं, H2SO4, ठीक है, उसके बाद लिख लो C12H22O11, उसके बाद लिखो C8H18। बहुत सारे आपने कंपाउंड लिख लिए जिनको आप जानते हो, है ना। पहला कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है ना, दूसरा फिर तुम्हारा इथाइन है, तीसरा फिर तुम्हारा ग्लूकोज, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है ना, शुगर का फॉर्मूला, पेट्रोलियम का फॉर्मूला, आपने सब लिख लिया। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आप इनको रिप्रेजेंट करो, सॉरी इंपेरिकल फॉर्मूला के डिफरेंशिएशन करिए, आप इनको रिप्रेजेंट तो करो लेकिन सिंपलेस्ट रेशो में, सिंपलेस्ट रिलेटिव होल नंबर रेशो में। तो अगर मैं इन एटम्स का रेशो निकालूं तो यहां पे भी CO2 ही बनेगा, लेकिन अगर मैं नीचे वाले में सिंपलेस्ट रेशो में कन्वर्ट कर दूं तो CH बनेगा, क्योंकि दोनों 2 से कट जाएंगे। यहां अगर मैं सिंपलेस्ट रेशो करूंगा तो CH2O बनेगा, यहां में अगर सिंपलेस्ट रेशो करूंगा तो H2SO4 ही बनेगा। अगर यहां पे बात करूं मैं तो क्या बनेगा बच्चों, C12H22O11 ही बनेगा, सिंपलेस्ट रेशो, ध्यान दे लो, है ना, कोई भी सेम नंबर से नहीं कट रहे तीनों। और अगर आप यहां पे बात करोगे तो सिंपलेस्ट रेशो में तुम्हारा ये बन जाएगा C4H9। क्या इतनी बात सबको समझ में आती है? व्हाट इज इंपेरिकल फॉर्मूला? इंपेरिकल फॉर्मूला इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कंपाउंड इनटू इट्स सिंपलेस्ट रिलेटिव होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स। इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है, अभी थोड़ी देर में बताऊंगा इसका बेनिफिट है क्या। इंपेरिकल फॉर्मूला हम यूज में क्यों लाते हैं, क्यों पढ़ने की जरूरत पड़ रही है। देन सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? यार मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो एक्चुअल रेशियो होता है, इट इज या फिर इट रिप्रेजेंट द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। क्या मतलब है? ये एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स का कॉम्बिनेशन है। अब इसका मतलब क्या है? तो जो आपने स्टार्टिंग में सारे लिखे थे, सारे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही तो थे जो एक्चुअली में होते हैं, ये सब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही तो थे, है ना। आपने इनको बाद में सिंपलेस्ट रेशो में कन्वर्ट करके किसमें कन्वर्ट कर दिया? आपने इनको बाद में कन्वर्ट करके लिख दिया था इंपेरिकल फॉर्मूला में। ये सारे इंपेरिकल फॉर्मूला है। समझ में आ गई दोनों में डिफरेंस क्या है? अच्छा, एक मजे की बात, कुछ ऐसे फॉर्मूलेज भी हैं जो इंपेरिकल फॉर्मूला, मतलब कुछ ऐसे सब्सटेंस भी जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उन्हीं के इंपेरिकल फॉर्मूला के बराबर है, जैसे कि ये, ठीक है।
जैसे कि ये, ठीक है। तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है समझ में आ गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है समझ में आ गया, और आप इस तरीके से भी जान सकते हैं कि किन्हीं कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूला आपस में सेम भी होते हैं। अब इसका यूज क्या है पहले वो समझ लो। देखो जरा ध्यान से, आप अगर ऊपर जाएंगे तो आपने भी टॉपिक पढ़ा था परसेंटेज कंपोजिशन, जहां पे हमारे पास सब कंपाउंड का वो एक हमें फॉर्मूला देते हैं और उस फॉर्मूले से हमें परसेंटेज निकालनी होती है। लेकिन अगर मुझे परसेंटेज दे रखी हो और उससे मुझे कंपाउंड बनाना हो, तब मैं कैसे बना सकता हूं, यहां पे इसके लिए हम यूज करते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला का। अब आप बोलोगे सर इंपेरिकल फॉर्मूला को क्यों, डायरेक्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का यूज करते हैं ना, डायरेक्टली मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का यूज करवाओ। अब इसमें एक मजे की बात जरा समझना ध्यान से, अगर मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने की कोशिश करूंगा ना डायरेक्ट, तो आप ध्यान दो कि एक ही परसेंटेज कंपोजिशन पे बहुत सारे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला प्रेजेंट हो सकते हैं। एक ही परसेंटेज कंपोजिशन पे बहुत सारे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एग्जांपल के तौर पे यहां देख लो, कार्बन के सेम परसेंटेज पे दो कंपाउंड एग्जिस्ट कर रहे हैं, है ना। तो हम कभी भी अगर डायरेक्टली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने की कोशिश करेंगे तो नहीं निकाल पाएंगे। तो हम डायरेक्टली सबसे पहले क्या करते हैं, हम उसको सिंपलेस्ट रेशो में कन्वर्ट करके क्या निकालते हैं, इंपेरिकल फॉर्मूला निकालते हैं, और फिर उसके बाद एक ट्रिक होती है, इससे हम उसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या सबको बात समझ में आ गई। तो हम हमेशा परसेंटेज जब गिवन होती है और उससे हमें एक फॉर्मूला तैयार करना होता है, उसके लिए इंपेरिकल फॉर्मूले का यूज करते हैं। चलिए अब सर ये होता कैसे है, हाउ टू कैलकुलेट इंपेरिकल फॉर्मूला या फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं डायरेक्टली, क्योंकि यहां पे क्वेश्चन ही है जो भी है। कैसे करना है समझना जरा। किसी भी इंपेरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाले क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है तो आपको क्या करना आना चाहिए, इस टेबल को बनाना आना चाहिए। दिस इज इंपेरिकल फॉर्मूला टेबल। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कैलकुलेट द इंपेरिकल फॉर्मूला फॉर ए कंपाउंड दैट कंटेन्स इतना पोटेशियम, इतना क्रोमियम और इतना ऑक्सीजन। चलिए तो सबसे पहले आप कॉलम में एलिमेंट लिखेंगे जो भी आपके इस कंपाउंड में है, और वो एलिमेंट कौन कौन है, पोटेशियम है K, क्रोमियम है Cr, ऑक्सीजन है O। उसके बाद आप लिखेंगे इनका मास मतलब के परसेंटेज कितनी है, 26.6 है। Cr क्रोमियम है, सॉरी 30 कितनी है, 35.4 है, और अपना 38.1 है। अगर अब आप इस गिवन मास को डिवाइड कर दो इनके एटॉमिक मास से, तो पहले एटॉमिक मास लिख लो क्या क्या होता है। पोटेशियम का 39 गिवन है, इसका 52 गिवन है, इसका 16 गिवन है। सबसे पहले निकाल लो नंबर ऑफ मोल्स, कि कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं हर एक एटम के। तो इसका आ जाएगा समथिंग अराउंड 2/3 विच इज इक्वल्स टू 0.66। अरे हाँ है ना। उसके बाद अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 35.4 अपॉन में 52। तो हम देखें तो ये कितना चलेगा, कितना चल जाएगा ये भी तुम्हारा, ये भी समथिंग अराउंड मेरे ख्याल से कितना चलेगा, 18 से अगर मैं काट दूं तो 18 2 जा 36 और 18 3 जा 54 समथिंग। तो ये भी समथिंग अराउंड 2/3 चलेगा, तो 0.66 ले लेते हैं। यहाँ पे राउंड ऑफ लेके आप चल सकते हो। और अगर आप इसको काटोगे तो समथिंग अराउंड ये कितना चल जाएगा, मेरे ख्याल से चल जाएगा आपका 16 2 जा, तो 2 पॉइंट नहीं 16 2 जा चलेगा कि नहीं, 16 2, हाँ 2.5 समथिंग चलेगा, हाँ या ना बताओ, क्लियर है। 39 पे कट गया वो 0.66, ये 0.66, और ये हमारा कट गया समथिंग अराउंड 2.5 पे, है ना। 5 नहीं जाएगा, ये 2.3 के आसपास जाएगा ये, ठीक है 2.3 के आसपास जाएगा। अब ये तो आपने निकाल लिए नंबर ऑफ मोल्स जो इस कंपाउंड में हो सकते हैं, लेकिन हमें निकालना इंपेरिकल फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला हमेशा होता है सिंपलेस्ट फॉर्म में, अभी डेफिनेशन में देखा था। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब है कि जो भी आपको एक कॉमन नंबर दिख रहा है उससे तीनों को काट दो। यहां पे वो कॉमन नंबर आपको कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन आप ये कह सकते हो जो भी छोटा सबसे इनमें से होगा उससे तो सभी कट सकते हैं। इन तीनों में जो भी सबसे छोटा होगा उससे ये तीनों के तीनों कट सकते हैं। यस सर, चलिए काट दो। तो 0.66 को 0.66 से काटोगे तो आएगा 1, फिर 0.66 को 0.66 से काटोगे तो भी आएगा 1, लेकिन अगर आप 2.3 समथिंग को 0.66 से काटोगे तो यहाँ पे आंसर आपका 1 नहीं आ, मतलब कुछ अलग सा आके यहाँ पे आपका 3 चल जाएगा, है ना। 3 जा ये समथिंग चलेगा आपका 3.5 के आसपास। चलिए अब पीछे जरा डेफिनेशन पे जाइए और यहाँ पे देखिए क्या लिखा था, होल नंबर रेशो होना चाहिए। ये तो होल नंबर नहीं है, 3.5 आ रहा है।
अगर ये 3.5 ना होता तो यहीं पे मेरा इंपेरिकल फॉर्मूला निकल गया था। मेरा इंपेरिकल फॉर्मूला मान लो ये 3 हो जाता तो हो जाता KCrO3। लेकिन मुझे मेंटेन करना है क्या, होल नंबर। तो इस पूरे को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं कि यार मैंने इसको ज्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दिया, इतने में काम नहीं चलेगा। तो ये बन जाएगा 2, ये बन जाएगा 2 और ये बन जाएगा 7। और फाइनली मेरा इंपेरिकल फॉर्मूला आ गया इस कंपाउंड का K2Cr2O7। ये आपने बहुत ही फेमिलियर सुन रखा होगा केमिस्ट्री में, ठीक है ना, K2Cr2O7 पोटेशियम क्रोमेट डाइक्रोमेट, ठीक है ना। और इस केस में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इंपेरिकल फॉर्मूला के इक्वल होता है, तभी आपने सुना है, अदरवाइज आपने सुना नहीं होता अगर ये एक्चुअली में इंपेरिकल फॉर्मूला ही होता। तो चलिए समझ में आ गया सबसे पहले कि कैसे स्टेबल को हमें फिल करना है, कैसे स्टेबल से हमें निकालनी है वैल्यूज, ठीक है। सबसे पहले एलिमेंट के नाम, फिर उनके जो भी परसेंटेज गिवन है, एटॉमिक मास, नंबर ऑफ मोल्स, उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में, अगर सिंपलेस्ट फॉर्म डेसिमल में नहीं आया तो वही आपका इंपेरिकल फॉर्मूला है, लेकिन अगर डेसिमल में आ गया तो उसे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके उस डेसिमल को हमें हमेशा खत्म करना होता है। चलिए इसी बेसिस पे अगला क्वेश्चन लगाते हैं। आ जाओ, पॉज कर लो क्लास को और आराम से खुद से करके देखो, नहीं होगा तो फिर देखना मैंने कैसे किया। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, एलिमेंट लिखेंगे। कौन कौन से एलिमेंट है यहां पे, ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ठीक है। उसके बाद परसेंटेज या फिर आप कह सकते हो उसको मास आपने लिख लेना, ठीक है। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 34.8, ठीक है, 52.2। अब बहुत से लोग बोलेंगे कि सर आप ये इनको मास में क्यों लिख रहे हो, मास तो है ही नहीं, तो परसेंटेज है। मैंने क्या बोला, जब भी परसेंटेज में वैल्यू होती है तो आप उनको वैल्यू मान सकते हो क्योंकि वो कभी चेंज नहीं होती। तो आप ये मान के चलो, आप पूरा का पूरा जो कैलकुलेशन कर रहे हो 100 ग्राम के लिए कर रहे हो, क्या फर्क पड़ता है उससे, है ना, आंसर तो सेम ही आएगा हमारा हमेशा, 13। उसके बाद यहां पे आप लिख दो एटॉमिक मास 16, 12 और 1, और फिर यहां पे आप निकाल दो n यानी कि नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो 16 2 जा समथिंग चलेगा ये, है ना, 2 जा चलेगा, ये चलेगा 12 4 जा 48 समथिंग अराउंड 4 जा, और ये चलेगा तुम्हारा 13। तो अगर आप ध्यान से यहां पे देखोगे तो क्या हमने पूरा डिवाइड कर लिया, एक बार जरा पूरा काट के देख लें 16 से इसको। अगर मैं इसको पूरा काटूं 16 से तो कितना आएगा ये, जरा एक बार चेक करने दो मुझे। अगर मैं इसको पूरा काटता हूं 34.8 को 16 से 2.175 आएगा, तो आप इसको 2 तक छोड़ सकते हो, है ना, कोई दिक्कत यहां पे है नहीं, ठीक है ना। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज देखो जरा ध्यान से, अच्छा ये 13 चलेगा भी, है ना, 13 एक सेकेंड, ये 13 चलेगा तुम्हारा, ये हमने ज़्यादा कम लिख दिया। हमें किससे काटना था इसको, सॉरी एक सेकेंड, 12, है ना, हमें 52.2 को डिवाइड करना था किससे, 12 से, 4 पॉइंट समथिंग, ठीक है ठीक है, चल जाएगा काम, ये 13 आ गया। सबको 2 से काट दो डायरेक्टली, सबको 2 से काट दो। तो अगर मैं सबको 2 से काटूंगा सिंपलेस्ट में, तो बच्चों 2/2 इक्वल्स टू 1, 4/2 इक्वल्स टू 2 और 13/2 इक्वल्स टू कितना, 6.5। अगेन वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये बन जाएगा तुम्हारा 2, ये बन जाएगा तुम्हारा 4 और ये बन जाएगा तुम्हारा कितना, 13। और इंपेरिकल फॉर्मूला तुम्हारा फाइनली आ जाएगा कितना, C4H13O2। जल्दी से मुझे बताओ कितने लोगों को बात समझ में आ रही है, कितने लोगों को बात नहीं समझ में आ रही है, क्या इसका यही आंसर है। जरा मैं एक बार आंसर भी चेक कर लेता हूं जिससे कि तुम्हें मैं बता दूं कि यही आंसर है इसका, ठीक है। हाँ चलो यार, डन है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। 1 मिनट, नहीं वे इसमें हमने कहीं ना कहीं गड़बड़ की है, हमने ज़्यादा राउंड ऑफ कर दिया इसको, हमने इसको ज़्यादा राउंड ऑफ कर दिया। 1 मिनट, एटॉमिक मास इसका 16 हो गया, ठीक है, 12 हो गया, 1 हो गया, ये 13 आ गया, ठीक है ना। तो हमने इसको डिवाइड करना था किससे, हमें इसको डेसिमल में नहीं लेना है भाई, है ना, इसको डेसिमल में मत लेना, ये आपका सॉरी इसको डेसिमल में लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा अगर डेसिमल में नहीं लेंगे तो। यार है 2.175, ठीक है ना, 2.2 लिख दो इसको। उसके बाद 52.2 को डिवाइड करते हैं अगर हम किससे, 12 से, तो ये आता है 4.4 और ये आएगा 13। तो इसको काटेंगे 2.2 को इससे 1 से काटेंगे 2.2। ध्यान से देखो, दोबारा से लिख रहा हूँ मैं इसको एक बार, 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है, तो ये मेरा आ जाएगा 2.2 डिवाइडेड बाई 2.2 इक्वल्स टू 1, 4.4 डिवाइडेड बाई 2.2 इक्वल्स टू 2,
और ये आ जाएगा 13 डिवाइडेड बाई 2.2 इज इक्वल्स टू समथिंग अराउंड 6, ठीक है ना, क्योंकि आप 13 को 2.2 से काटोगे तो वो 13 के आसपास ही आ जाएगा, ठीक है ना। चलो ये एक्जैक्टली 6 आ रहा था, हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा फाइनल इंपेरिकल फॉर्मूला का जो आंसर है वो आ जाएगा बच्चों कितना, ये आ जाएगा मेरा C2H6O, ये निकल गया तुम्हारा इंपेरिकल फॉर्मूला। आ जाओ अगला सवाल लगाते हैं, ध्यान से देखना कैसे होगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, ये थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, हम सबसे पहले एलिमेंट लिखेंगे, है ना, बाद में देख लेते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। फिर वो परसेंटेज तुम्हारी यानी कि मास, फिर वो तुम्हारे क्या एटॉमिक मास, फिर तुम्हारे नंबर ऑफ मोल्स, और फिर उसका सिंपलेस्ट रेशियो, ठीक है। अब एक बात, जरा मेरी बात ध्यान समझना, जब आप इंपेरिकल फॉर्मूला निकालते हो, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज समझाता हूं, जब आप इंपेरिकल फॉर्मूला निकालते हो या फिर जब आपने एक चीज देखना जरा ध्यान से, अगर आप ध्यान से देखो मेरे पास एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, लेट इट बी C6H12O6। अगर आप इससे इंपेरिकल फॉर्मूले पे जाना चाहते हो तो आप क्या करोगे, कॉमन नंबर से इन सारे एटम्स को डिवाइड करोगे, जहां पे यहाँ पे 6 है वो कॉमन नंबर। तो मैं कह सकता हूं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को अगर आप एक कॉमन नंबर से विच इज n, स्मॉल n डिवाइड करोगे तो आपका इंपेरिकल फॉर्मूला आ जाएगा, हाँ या ना। अच्छा ओके, अगर मैं इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को n से डिवाइड कर रहा हूं तो एक्चुअली मैं, क्योंकि मैं एटम्स को डिवाइड कर रहा हूं, मास भी कंजर्व्ड है, तो मैं इनके मास को भी डिवाइड कर रहा हूं, तो यहां से मैं एक फॉर्मूला निकाल सकता हूं, इंपेरिकल मास इज मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय n भी हो सकता है। इंपेरिकल मास मतलब इंपेरिकल फॉर्मूले का मास, और मॉलिक्यूलर मास मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का मास। इसका मतलब यह है कि मान लो मुझसे किसी क्वेश्चन में इंपेरिकल फॉर्मूला निकलवाया, तो मैं यहां से इंपेरिकल मास तो अपने आप ही निकाल सकता हूं। भाई 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, यानी कि 24 प्लस 6 प्लस में 16 यानी कि 56। और अगर मेरे पास इंपेरिकल मास है और अगर क्वेश्चन ने मुझे मॉलिक्यूलर मास गिवन दे दिया, लेट इट बी 112, ये गिवन दे दिया मुझे, तो मैं यहां से इजीली n की वैल्यू निकालूंगा सबसे पहले 112/56 करके। क्यों? क्योंकि मेरा n का फॉर्मूला अभी बताया मैंने, मॉलिक्यूलर मास अपॉन में इंपेरिकल मास, ठीक है। कहां है सर ऐसा फॉर्मूला, ये तो ना, मॉलिक्यूलर मास अपॉन में n, है ना। इस तरीके से निकाल सकते हो तुम, है ना, क्लियर है। अच्छा n की वैल्यू यहां से निकल जाएगी कितनी, मॉलिक्यूलर मास अपॉन में इंपेरिकल मास। जैसे तुम्हारा n निकला विच इज 2 और तुम्हारे पास इंपेरिकल फॉर्मूला है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए क्या करते हैं, आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर निकालना चाहते हो तो n को उधर भेज दो इंपेरिकल फॉर्मूला में मल्टीप्लाई करने के लिए, है ना। तो आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है इंपेरिकल फॉर्मूला में, विच इज C4 हो जाएगा, H12 हो जाएगा, O2 हो जाएगा। तो किसी भी क्वेश्चन में आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि वहां पे आपको मॉलिक्यूलर मास गिवन होना चाहिए। इन चीजों को ध्यान रखना है, उसी के बेसिस पे अगला क्वेश्चन भी हम लगाएंगे। एक बात और, एक टर्म होती है बच्चों वेपर डेंसिटी, जो बार बार आ सकते हैं यहां पे, वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी इज नथिंग बट डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस, है ना, ऑफ ए सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा, अब डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस का मतलब क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये तो मतलब होता है उसका, है ना, मास पर यूनिट वॉल्यूम। और यहां पे भी क्या हो जाएगा, मास ऑफ दैट सब्सटेंस और मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन में वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम सेम है, मतलब सेम कंडीशन पे हम निकाल रहे हैं, तो वॉल्यूम से वॉल्यूम कट जाएगी, यह आ जाएगा मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन में, अगर हम मॉलिक्यूलर मास ले लें हाइड्रोजन का तो ये भी मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, ऊपर वाला भी ये हो जाएगा कितना 2। तो किसी भी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं अगर उसकी वेपर डेंसिटी दे रखी हो बाय दिस फॉर्मूला। तो बहुत बार आपको मॉलिक्यूलर मास ना देके वेपर डेंसिटी दे देगा, और आप 2 से मल्टीप्लाई करके वेपर डेंसिटी की मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस निकाल लोगे। चलो आ जाओ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारे पास ये है, एक कंपाउंड ऑन एनालिसिस वाज फाउंड टू हैव द फॉलोइंग कंपोजिशन। मेरे पास सोडियम है, मेरे पास सल्फर है, मेरे पास ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। लिख ही लेते हैं पहले इनको, है ना, तभी आगे बढ़ेंगे। आ जाओ, कौन कौन है मेरे पास, सबसे पहले मेरे पास सोडियम है, फिर मेरे पास सल्फर है, ऑक्सीजन है, और देन मेरे पास हाइड्रोजन है। सोडियम कितना है मेरे पास 14.31 है, सल्फर है मेरे पास 9.97, ये है मेरे पास 69.50, और ये मेरे पास 6.22। एटॉमिक मास 23, सल्फर का 32,
ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1। नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे बच्चों। अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालें? चलो जी मैं तो निकाल लेता हूं, है ना। तुम लोग कैलकुलेट करो जल्दी से। अच्छा, आप इसको नॉर्मली भी सॉल्व कर सकते हो वैसे, मतलब आपकी अगर कैलकुलेशन तेज है तो जल्दी कर सकते हो, अदरवाइज आपको इसमें टाइम लग जाएगा, तो वो देख लो अगर आपको लगाना है कि नहीं। चलो भाई, सबसे पहले अगर मैं बात करूं पहले वाले केस में, तो यहां पे जो कट के आएगा वो आएगा 0.622। अगर मैं सल्फर को काटूं 9.97 विच इज ऑलमोस्ट 10 डिवाइडेड बाई 32, तो आ जाएगा 0.311। ठीक है ना। हमेशा रिलेटेड आते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना, क्योंकि आंसर आपको होल नंबर रेशो में ही आना होता है, तो रिलेटेड आते हैं थोड़े से। उसके बाद 16 4 जा 64, ठीक है ना, 16 4 जा 64, एक सेकंड, सोडियम के लिए हो गया 0.662, सल्फर के लिए हो गया 0.331, और ये हो जाएगा आपका 4 से तो 4.3 समथिंग चलेगा, और ये तुम्हारा 6.2 समथिंग चलेगा। सिंपलेस्ट रेशो कैसे निकालें? 6.022 को काट दोगे 0.311 से, यानी कि 2 आ जाएगा। 0.311 को 0.311 से काटोगे तो 1 आ जाएगा। 4.3 को 0.311 से काटोगे तो कितना चलेगा? ये चलेगा तुम्हारा समथिंग अराउंड 3 अगर इसको काटोगे तुम, ये चलेगा ऑलमोस्ट मेरे ख्याल 14 टाइम्स, ठीक है। और अगर आप 6.2 को काटोगे 0.33 से, तो चलेगा ऑलमोस्ट 20 टाइम्स, ठीक है, 20 टाइम्स। तो यहां से आपका जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है वो आ गया कितना? Na2SO14H20। क्वेश्चन ने भी यहां पे क्वेश्चन खत्म नहीं किया, बोला कैलकुलेट द मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। मॉलिकुलर फॉर्मूला निकाले कंपाउंड का, ठीक है। आगे एक बड़ी मजेदार बात बोली है, एज्यूमिंग द होल ऑफ हाइड्रोजन इन द कंपाउंड इज प्रेजेंट एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यानी कि H2O की फॉर्म में है, जितना भी हाइड्रोजन है सारा का सारा, और मॉलिकुलर मास आपको ये दे दिया। तो सबसे पहले मैं नॉर्मली मॉलिकुलर मास की हेल्प से मैं जैसे भी कर रहा था, आपको एक आंसर देता हूं मॉलिकुलर फॉर्मूले की। कैसे भाई? इंपेरिकल मास यहां से निकाल लो एक बार, कितना है? 23 टू 46 प्लस में 32, और उसके बाद 16 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 14 से, वो कर लो कितनी आएगी? ठीक है ना, 224 आ रही है, प्लस में 20, इन सबको ऐड कर लो एक बार, ठीक है ना। तो आप 224 में ऐड कर लो कितना? एक मिनट, 52 प्लस में 46 हो जाएगा 12, 5 8 9 10 12, 322, ठीक है। कितना आ गया एम्पेरिकल मास? 322। आपका मॉलिकुलर मास भी कितना है? 322 ही है। ऊपर वाले फॉर्मूले से स्क्रॉल करके अगर तुम देख लोगे, है ना, तो n निकालने का फॉर्मूला था मॉलिकुलर मास अपॉन में इंपेरिकल मास। कितना आ गया? 322 अपॉन में 322, 1 आ गया। मतलब कि n कुछ है ही नहीं, आपने सिर्फ इससे डिवाइड ही नहीं किया, 1 से किया, तो मतलब मॉलिकुलर फॉर्मूला भी क्या हो गया? यही हो गया, विच इज Na2SO14H20। बस एक थोड़ा सा चेंज अब इसमें क्या करना है कि जितने भी आपके सारे के सारे हाइड्रोजन है वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में है, डॉट H2O में। अब डॉट H2O में H2 हमेशा रहेगा, तो कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ पानी रख दो जिससे कि 20 के 20 हाइड्रोजन यहां आपके चले जाएं? 10, 20 के 20 सारे हाइड्रोजन चले गए, लेकिन हाइड्रोजन के जाने के साथ साथ ऑक्सीजन भी चले गए, 10 ऑक्सीजन चले गए, तो पीछे कितने रह गए? केवल 4। तो आप लिख सकते हो Na2SO4 10H2O इज द फाइनल आंसर। क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इन्हीं क्वेश्चंस के साथ में। अगला सवाल क्या है भाई? अगला सवाल हमारा बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, PYQ है। एक बात और समझो, हमने अभी परसेंटेज कंपोजिशन किया था बच्चों ऊपर। परसेंटेज कंपोजिशन के बेसिस पे ही एक केनी-ज़ेरो मेथड है, कुछ कुछ बुक्स में आपको दिखेगा, है ये परसेंटेज कंपोजिशन का ही जो है एक तरीका, लेकिन इसको नाम दे दिया केनी-ज़ेरो मेथड। मेथड used to find atomic mass of an atom। ठीक है, अब इसका मतलब क्या जरा वो समझ लो। देखो सिंपल है, परसेंटेज कंपोजिशन में जब किसी भी एटम की आप परसेंटेज निकाल रहे हो तो आप उसका मॉलिक्यूलर मास रखते हो, एटॉमिक मास रखते हो एटम का ऊपर, है ना, एटॉमिक मास ऑफ X, नीचे रखते हो टोटल मॉलिक्यूलर मास इनटू में 100।
अगर यहीं पे मैं इस एटॉमिक मास का एक फॉर्मूला निकाल दूं, एटॉमिक मास ऑफ एक्स इज परसेंटेज ऑफ एक्स, ठीक है, और जी तुम्हारा इनटू में मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 100, तो यहां से जो एटॉमिक मास निकलता है इसी को केनिज़ेरो मेथड भी कह देते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना आप इस परसेंटेज कंपोजिशन को यूज कर सकते हो एटॉमिक मास निकालने के लिए भी, ठीक है। चलो अब ध्यान दो, आगे बढ़े, आ जाओ। अगर मैं ध्यान से यहां पे चलूं आगे और अपने क्वेश्चन पे आ जाऊं, इस पे क्वेश्चन में दे रखा है मेरे पास दो ऑक्साइड है, एक मेटल की, एक ही मेटल की दो ऑक्साइड है अलग अलग, जिनमें से पहले वाले में जो मेटल की परसेंटेज है वो 50% है। अब ऑक्साइड अगर मेटल 50 है तो इसमें से ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन जो बाकी है वो भी 50 हो जाएगा। तो मान लो कि मेरे पास एक मेटल ऑक्साइड है X, उसमें मेटल 50% है तो ऑक्सीजन भी 50% हो जाएगा। ऐसा होने पर, अच्छा दूसरा एक और है, एक और, ये मेरे पास यही मेटल ऑक्साइड है, दूसरे केस में बोल रहा है, लेकिन अब की बार इसमें मेटल जो है दूसरी ऑक्साइड है Y, ये दूसरी ऑक्साइड है Y। अब की बार जो इसमें मेटल है वो 40% है, तो उसमें ऑक्साइड कितनी हो जाएगी, 60% हो जाएगी। कह रहा है ऐसे सिनेरियो में पहले वाले का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो MO है, तो दूसरे वाले का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है। क्वेश्चन को ध्यान से देख लो एक बार क्या है। दो ऑक्साइड है, मैंने एक को X मान लिया, एक को Y मान लिया। पहले वाले में मेटल की परसेंटेज 50 है, दूसरे वाले में मेटल की परसेंटेज 40 है। मेटल ऑक्साइड होता है तो मेटल हो गया, फिर ऑक्सीजन होगा, टोटल 100% होती है कोई भी चीज। तो अपने मेटल को अगर 50 माना है तो ऑक्सीजन शुड बी 50, और अपने सेकंड वाले में मेटल को 40 माना है तो ऑक्सीजन शुड बी 60। अगर इस केस की वजह से मेटल ऑक्साइड मेरा सॉरी पहले वाले में जो फॉर्मूला आ रहा है वो MO आ रहा है, तो दूसरे वाले में आपको Y का बताना है क्या फॉर्मूला बनेगा। देखो कैसे निकालता हूं। सबसे पहले अगर मैं नीचे जाऊं और मुझे इसमें मेटल ऑक्साइड का फॉर्मूला चाहिए तो बहुत सिंपल है, मैं बताता हूं कैसे। आप एक काम करिए, केनिज़ेरो मेथड का इस्तेमाल करिए। कैसे? या फिर परसेंटेज कंपोजिशन का इस्तेमाल करिए। कैसे सर? मेटल की परसेंटेज 40 इज इक्वल्स टू मेटल का वेट ऊपर। अच्छा एक काम करिए, यहां पे एक चीज मान लीजिए, आप अगर आप किसी की भी वो निकालते हो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो आप वैलेंसी नीचे रखते हो। तो मेटल की वैलेंसी X मान लेते हैं, ऑक्सीजन की 2 होती है, तो जो भी मल्टीप्लाई होके आएगा वो आएगा M2OX। तो मुझे X की वैल्यू चाहिए, तो मेरा आ जाएगा आंसर इनमें से कोई सा भी एक, है ना। M2 तो आना क्लियर है, A तो हटा दो यहां से, है ना। ऐसा नहीं है A हटेगा, मे बी क्या पता OB2 आ जाए, फिर O4 आ जाए, तो ये MO2 बन जाएगा, तो अभी तो नहीं हटा रहे हैं खैर इसको भी। पहले X देखते हैं X कितना आएगा। अब अगर मैं सेकंड वाले फॉर्मूले में ये बोलूं कि मैं परसेंटेज ऑफ 40 मेटल की परसेंटेज ले ली मैंने, तो ऊपर आपको लिखना पड़ेगा 2 मल्टीप्लाई मास ऑफ मेटल डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई मास ऑफ मेटल प्लस में x मल्टीप्लाई 16, यानी कि मास ऑफ ऑक्सीजन मल्टीप्लाई बाय 100 का यही फॉर्मूला बनेगा, हाँ या ना? क्यों? क्योंकि मैंने इसके फॉर्मूले को M2OX माना है। बात समझ में आ रही है? परसेंटेज कंपोजिशन का फॉर्मूला है परसेंटेज ऑफ मेटल इज इक्वल्स टू 2% मास ऑफ मेटल अपॉन में दिस। अब इस वाले इक्वेशन को आप सोल्व नहीं कर सकते क्योंकि ना तो आप एटॉमिक मास ऑफ मेटल जानते हो, ना ही आप x की वैल्यू जानते हो कि यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं। अब इसके लिए आप ऊपर वाले से हेल्प लोगे। कैसे लोगे? सेम ऊपर वाले में एक मेथड लगा दो। क्या? 50 सॉरी ऑक्सीजन के लिए लगाना, 50% ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई बाय 16 अपॉन में 1 मल्टीप्लाई बाय 16 1 मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास ऑफ मेटल मल्टीप्लाइड बाय 100। ऐसा ही है क्योंकि इसका तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मुझे दे रखा है, 1 1 है दोनों, लिख लिया। सॉल्व करेंगे तो 1 जा 2 जा, ये उधर चला जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा m प्लस 16 इज इक्वल्स टू 32, और यहां से आपकी m की वैल्यू आ जाएगी 16 बच्चों। अब अगर आपकी m की वैल्यू ऐसे 16 आ गई तो नीचे वाले में वो पुट कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 40 अपॉन में 100 2 इंटू 16 अपॉन में 2 इंटू 16 प्लस में x इंटू 16। यहां से ऊपर नीचे 16 लेके काट दो भाई, ऊपर भी 16 आ रहा है, नीचे भी कॉमन 16 आ रहा है, काट दो। 2 प्लस एक्स इधर मल्टीप्लाई में, और 2 10 जा 20, तो यहां से आ गया 8 प्लस में 4x इक्वल्स टू 20, और यहां से x की वैल्यू कितनी हो गई? 3 हो गई। बस जी मेरा आंसर आ गया। क्या आंसर आ गया मेरा? M2O3। तो दिस इज हाउ यू कैन यूज परसेंटेज कंपोजिशन मेथड और केनिज़ेरो मेथड टू सॉल्व द क्वेश्चंस लाइक दिस। समझ में आ गई बात? इसको एक करने का तरीका ये भी है, जहां पे आप बच्चों क्या कर सकते हो,
जहां पे आप क्या कर सकते हो, आप वो टेबल बनाओगे इंपेरिकल फॉर्मूला वाली, उससे भी कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा लेंथी पड़ जाता है। ये एक इसका थोड़ा सा आसान तरीका है। चलिए इसी के बेसिस पे एक अगला क्वेश्चन देता हूं। पॉज करो क्लास को और जरा कैलकुलेट करने की कोशिश करना बच्चों। चलो आ जाओ, लास्ट क्वेश्चन है आज का। टू एलिमेंट्स, अगेन मेरे पास एक्स एंड वाई हैं, दो एलिमेंट है मेरे पास, जिनका दोनों का एटॉमिक मास मुझे दे रखा है। दे कंबाइन टू गिव ए कंपाउंड जिसमें 75.8% ऑफ एक्स, द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड विल बी। ओके, परसेंटेज ऑफ एक्स दे रखी है, तो परसेंटेज ऑफ एक्स, ठीक है, मान लेते हैं कि ये जो कंपाउंड बनेगा ये बनेगा एक्स स्मॉल एक्स वाई स्मॉल वाई, क्योंकि वैलेंसी ऑफ वाई इज स्मॉल एक्स एंड वैलेंसी ऑफ एक्स इज स्मॉल वाई, तो इस तरीके से बनेगा, मान लेते हैं अभी के लिए, ठीक है। तो जब मैं परसेंटेज लिखूंगा एक्स की, तो मुझे लिखना पड़ेगा क्या, एक्स मल्टीप्लाई मास ऑफ कैपिटल एक्स विच इज 75, नीचे एक्स मल्टीप्लाई 75 प्लस में y मल्टीप्लाई 16 इंटू में 100, ठीक है। अब देखो ये बहुत सिंपल बन गया, इसमें कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। इसको उधर लेके आओ, बन जाएगा 75.8 अपॉन में 100, 75x अपॉन में 75x प्लस में 16y, ठीक है, ले लिया। उल्टा कर दो दोनों तरफ, तो आ जाएगा 100 अपॉन में 75.8, उल्टा कर दोगे तो आ जाएगा 75x प्लस में 16y, एलसीएम को खोल दो, अलग अलग कर दो, 75x अपॉन में 75x, ये कट के बना गया, 1 को उधर माइनस में भेज दो, 100 अपॉन में 75.8 माइनस में 1 इक्वल्स टू 16y अपॉन में 75, ठीक है। आगे बढ़ जाओ, सॉल्व करोगे इसको, 100 माइनस 75.8 करोगे तो आ जाएगा तुम्हारा 24.2 अपॉन में 75.8, इधर से 75 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 16 डिवाइड में आ जाएगा, हो जाएगा y अपॉन में x, ठीक है। 75 से ऑलमोस्ट 75 को काट देते हैं, थोड़ा राउंड ऑफ कर देते हैं, 8 टू 16, 8 3 24, ये आ गया मेरा x अपॉन y की वैल्यू 2 अपॉन में 3, यानी कि x क्योंकि रेशो है और हमारा जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे जो हम इंपेरिकल फॉर्मूला निकाल रहे हैं वो भी सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, तो रेशो तो हमेशा सेम बना रहेगा, तो x2y3 यहाँ पे आंसर होगा और यही मेरा डी इज द करेक्ट आंसर है। आई होप आपको सारे के सारे फंडे यहाँ पर इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के समझ में आ गए होंगे, परसेंटेज कंपोजिशन समझ में आ गया होगा, केनेज़रो समझ में आ गया होगा, वेपर डेंसिटी समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ कि सर क्या क्या समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ मुझे प्रॉब्लम हो रही है। मैं बिल्कुल डाउट सेशन या फिर रिपीटिंग सेशन भी लेके आऊंगा टॉपिक पे, जिन पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होगी अकॉर्डिंग टू यू। चलिए यार, सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास में। बाय एवरीवन, बाय।